हैं। यूनिट 10 में हमें पढ़ना है भारत में जो फूड इंडस्ट्री है उसका पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ना है। जो पहली लाइन लिखी है कि भारत में जो भी फूड रेगुलेशन है उसको कौन कौन रेगुलेट करता है ना। कौन कौन रेगुलेट करता है मतलब कौन कौन से एक्ट या कानून बन चुके हैं, कौन कौन से रूल्स नियम बन चुके हैं, फूड इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से रेगुलेशंस आ चुके हैं, कौन कौन सी संस्थाएं या इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए चल रहे हैं। इतनी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लॉज हैं, एक्ट हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूट्स, प्रोग्राम्स, तो वो पूरा बन जाएगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो पूरी फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए इतनी चीज़ें लिखी हैं। तो जो पूरा जो यूनिट है, दिखाना सिलेबस ना, कोई भी एक दे दो, जो उसमें लिखा है जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड लॉज एंड इंडस्ट्रीज है ना। तो अगर हमने नेशनल इतना पढ़ लिया तो इसमें जो पूरी यूनिट आई है इसी में आ जाएगी, जो पूरी लाइन है। क्योंकि जब अपन रूल्स, एक्ट, रेगुलेशन, इंस्टीट्यूट्स, प्रोग्राम सब पढ़ लेंगे तो उसमें सब कवर हो जाएगा। जो पहली लाइन है उसी में सारे चैप्टर, जिसमें जितने भी दिए, एफएसआई कोडेक्स, ग्लोबल सिनेरियो, एफएसआई 2006, ये जितने भी दिए, बीआईएस, एगमार्क, सीएफटीआरआई, तो या तो कोई इंस्टीट्यूट में फिट हो जाएगा या कोई एक्ट में हो जाएगा या रूल में हो जाएगा। तो पूरी यूनिट इसी फ्रेमवर्क में चलेगी। तो हमें समझना है पहले भारत का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है और फिर समझना है कि इंटरनेशनल लेवल का फ्रेमवर्क क्या है। आ जाओ, क्या तुमने भी एफएसओ भरा था? ठीक, चलो। हाँ, बीएससी बायोटेक वाले एलिजिबल है ना। बायोटेक तो लिखा हुआ है ना, जैव प्रौद्योगिकी, सीधे सीधे पहले भी एलिजिबल था वो, तो है ना। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही होगी शायद, चलो आ रही होगी तभी पूछ रहे हैं। चलो, तो भारत में क्या है अपन पढ़ते हैं। तो भारत में सबसे पहले सबसे ऊपर होगा मिनिस्ट्री, मंत्रालय। मंत्रालय के अंडर में चल रहा है एफएसएसआई एक्ट 2006 और इससे ही पावर आई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझना ध्यान से, भारत में जो हायरार्की है फूड की, उसमें सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री, इस ऊपर कोई नहीं है। मिनिस्ट्री के अंडर में एक्ट चलता है, एफएसएसएआई एक्ट, डिटेल से पढ़ना है, 2006। और इस एक्ट से पावर आई एक संस्था को जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी जितनी भी पावर है, जितने भी फंक्शन हैं, सब कहाँ से डिराइव्ड होते, कहाँ से आ रहे हैं? इस एक्ट से आते हैं। ये बात समझ में आ गई है। तो हम इस संस्था को जो पढ़े, तो अगर हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ लिया तो हमें इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही इसकी पावर है। इस एक्ट में ही लिखा है ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या पावर है, क्या प्रोविजन है, क्या फंक्शंस। तो अपन आज और कल 2 क्लास पूरी लग जाएंगी और इस एक्ट को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसमें ये पूरा इसमें कंप्लीट हो जाए, तो इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, इस एक्ट के अंदर ही इसकी पूरी पावर पढ़ लेंगे। तो सबसे ऊपर भारत में क्या है? मिनिस्ट्री। उस मिनिस्ट्री के अंडर में क्या है? एफएसआई का एक्ट, और एक्ट के अंडर में वो संस्था चल रही है। अब इसके अंडर में क्या क्या? तो सबसे ऊपर हेडिंग बुला दो, सबसे ऊपर लिख दो मिनिस्ट्री। अभी नाम मत लिखना मिनिस्ट्री का, अपन पढ़ेंगे कौन सी मिनिस्ट्री। तो एक फ्लो चार्ट बना लो, सबसे ऊपर लिखो मंत्रालय, सबसे ऊपर लिखो मिनिस्ट्री, फिर लिखो एफएसएसएआई एक्ट 2006, एफएसएसएआई एक्ट 2006, और फिर लिखो एफएसएसएआई। ये लिखा ना फूड अथॉरिटी, वही है एफएसएसएआई। और इसके बाद ये पूरा ये चार्ट बना लो, यहां पर एफएसएआई लिख देना, इस फूड अथॉरिटी ये शॉर्ट में लिख दिया इन्होंने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, तो इसी को बोलते हैं एफएसएआई। एफएसएआई इसी को बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं फूड अथॉरिटी। और बस नाम लिख लेना तो हायरार्की पूरी समझ में आ जाएगी कि किसके अंडर में क्या काम कर रहा है।
सर आवाज नहीं आ रही, कहाँ गए सभी लोग? कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, कोई ऑफिस में है क्या? कोई आ रही है आवाज? दिख रहा है चला के? 1 मिनट दिख रहा है ना, बोल नहीं रहे। आवाज आ रही है? एक तो मैंने ही कभी ऐप नहीं खोला। रुक जाओ, है ना, 1 मिनट, है ना, रिजॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम। ऐसे लिख दो, और क्या। आ रही है? आ रही है? दिनेश सर आवाज नहीं आ रही। दिनेश सर क्लास में आवाज नहीं आ रही कोई भी। आ गई आ रही है यार। बाबू सिंह बास्केल, तो देख लो कमेंट, रिप्लाई कर दो। अरे रिप्लाई कर दो, आ रही है। उसे नहीं आया, 2-3 लोग करे, तो एकता पुरोहित का मैसेज आ गया, बाबू सिंह का आ गया, और कमेंट नीचे करना। मतलब कोई एक मोबाइल खोल के रखो, फैजान से बोलना कहीं भी चलाया, बस ऐप खोल लो। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। प्राची जी का आ गया, आगे। चलो, तो ये समझ में आ गया ये संस्था काम कैसे करी। अपन जब पूरा एक्ट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे क्या चल रहा है ना। फूड अथॉरिटी में साइंटिफिक कमेटी पढ़ना है, साइंटिफिक पैनल पढ़ना है, सेंट्रल एडवाइजरी पढ़ना है, स्टेट लेवल स्टेयरिंग पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पढ़ना है, पूरा पढ़ना। तो भारत में जो हायरार्की है वो ऐसी बनी है ना। तो सबसे ऊपर है मंत्रालय, फिर है एक्ट, एक्ट के नीचे अथॉरिटी, फिर अथॉरिटी का मतलब अथॉरिटी की 2 ब्रांच है। एक तरफ आपका कमेटी साइंटिफिक वाला पैनल वाला चला जाएगा, एक तरफ सेंट्रल, फिर स्टेट, और फिर डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीय भाग, फिर राज्य का, और फिर जिला का। तो इस तरह की 3 लेयर बन जाएगी। और यहाँ एक कमेटी होगी, उस कमेटी के कुछ साइंटिफिक पैनल होंगे। तो ये तो हो गया भारत में फूड सिक्योरिटी का पूरी हायरार्की, पदानुक्रम, पूरी खाद्य सुरक्षा का। ठीक है, लिख लिया? चलो, यहां लिख देना केंद्र, राज्य और जिला। अब यहां ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, कैबिनेट सचिवालय से एक नोटिफिकेशन आया 17 सितंबर 2007। तो एक रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस, मतलब काम का आवंटन रूल 1961। इस रूल के तहत 2007 में एक नोटिफिकेशन आया, और इस नोटिफिकेशन में यह बोला गया कि जो 2006 का एक्ट था, पहले कहाँ था? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो पहले ये जो एक्ट बना था ये किस मंत्रालय को सौंपा गया था? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को। पर कैबिनेट सेक्रेटरीट से एक नोटिफिकेशन आया, कितने तारीख को आया? 17 सितंबर 2007। और ये बोला ये पूरा एक्ट अब किसके अंडर में चलेगा? हेल्थ के। तो अब ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो पहले जब ये बना था तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में एक्ट डाला गया था? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। अब इसको शिफ्ट करके कहाँ डाल दिया? हेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक है, तो एक नोट करके लिख दो, है ना। तो एक्ट अपन पढ़ेंगे, उससे पहले की बाकी चीजें लिखना है। लिखो, कैबिनेट सचिवालय के नोटिफिकेशन दिनांक 17 सितंबर 2007। 17 सितंबर 2007 को एक नोटिफिकेशन आया, और इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि एफएसएसआई एक्ट 2006 17 सितंबर 2007 कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट से एक नोटिफिकेशन आया, अधिसूचना आई। तो 17 सितंबर 2007 से कैबिनेट की अधिसूचना आई, और इस नोटिफिकेशन में यह बोला गया है कि जो एफएसएसएआई एक्ट 2006 है, ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को शिफ्ट किया जाएगा, है ना। तो अब ये एक्ट किस मिनिस्ट्री में आ जाएगा? फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो अपन ने सबसे ऊपर मिनिस्ट्री लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में? हाँ, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले नहीं लिखाया, क्योंकि पहले मिनिस्ट्री कोई और थी जब एक्ट बना था, फिर इसको शिफ्ट कर दिया 17 सितंबर
17 सितंबर 2007 के एक नोटिफिकेशन से। तो ये डेट याद रख लेना कि किस तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ, पहले ये किस मंत्रालय के अंडर में था और अब ये किस मंत्रालय के अंडर में आ गया, ये पढ़ लिया। ठीक है, चलो अब यहां समझो, जब ये मंत्रालय को शिफ्ट हुआ तो 2007 को एक ऑर्डर 2007 पास हुआ 15 अक्टूबर 2007 को। समझना, जब ये मंत्रालय में शिफ्ट हो गया तो जिस मंत्रालय, अब किस मंत्रालय के पास पहुंच गया, हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, अब इसके अंडर में आ गया तो इसने एक ऑर्डर जारी कर दिया। ठीक है, तो कैबिनेट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 17 सितंबर 2007 कि अब ये एक्ट खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की बजाय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया जाए। और जब ये 17 सितंबर 2007 को ट्रांसफर हुआ तो उसने 15 अक्टूबर 2007 को एक नोटिस जारी किया। और उसने बोला इस एक्ट का जो सेक्शन 6 है, अपन पूरी सेक्शंस पढ़ेंगे, इसमें जो सेक्शन 6 है उसमें क्लॉज सी है। ठीक है, सेक्शन 6 के सब सेक्शन आई का क्लॉज सी, सेक्शन 6 धारा 6 की उपधारा आई का क्लॉज सी, उसमें एक वर्ड लिखा है हेल्थ। हेल्थ, इसको किससे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा? फॉर द वर्ड हेल्थ द वर्ड्स फूड प्रोसेसिंग सब्स्टिट्यूट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हटा दिया जाए। तो जहां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री था उसको हटा के अब हेल्थ इंडस्ट्री लिख दिया। तो जैसे ही स्वास्थ्य मंत्रालय को गया तो पहले एक्ट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वर्ड लिखा था सेक्शन सी में, उसने हटा के हेल्थ वर्ड लिख दिया। तो ये एक धारा। तो जैसे ही सितंबर 2007 में नोटिफिकेशन आया, एक्ट ट्रांसफर हुआ, जिस मंत्रालय के पास हुआ उसने फूड प्रोसेसिंग वर्ड हटा दिया और कौन सा वर्ड जोड़ दिया? हेल्थ का। अब हेडिंग डाल दो FSSAI एक्ट 2006। अब यहां से अपन शुरू करते हैं एक्ट 2006। तो अपन ने अभी समझ रहे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे भारत में चल रहा। सबसे ऊपर क्या है? मिनिस्ट्री, मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय होगा? हेल्थ। पहले कौन सा था? फूड। कब ये चेंज हुआ? 17 सितंबर 2007। तो सबसे ऊपर मंत्रालय के नीचे एक्ट, एक्ट के नीचे FSI, इसके बाद एक कमेटी है, कौन सी? साइंटिफिक कमेटी। उसके अंदर पैनल कितने हैं? 17 पैनल। फिर सेंट्रल एडवाइजरी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। ये पूरे स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हेडिंग डाल दो FSSAI एक्ट 2006। अब इस एक्ट के बारे में लिखना है। पहले लिखो राष्ट्रपति की सहमति इस एक्ट को कब मिली? 23 अगस्त 2006। 23 अगस्त 2006 को प्रेसिडेंटियल असेंट इसे मिली। तो इस एक्ट पर राष्ट्रपति जी ने साइन कितने तारीख को किए? 23 अगस्त 2006। 23 अगस्त 2006। तो प्रेसिडेंट के साइन कब हुए? 23 अगस्त 2006। जब साइन हुए तो अगले दिन ही गजट में पब्लिश हो गया। भारत के राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? देखो भारत के राजपत्र 23 अगस्त को साइन, देखो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, 23 तारीख को साइन है, 24 को पब्लिश हो गया। तो 24 अगस्त 2006 को ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ। ये दोनों डेट याद रखनी है क्योंकि एक ही एक्ट है जो बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो 23 अगस्त 2006 को FSI एक्ट 2006 पर प्रेसिडेंट ने साइन किए और 24 अगस्त को ये राजपत्र में पब्लिश हो गया। अब ये डेट पब्लिश वाली क्यों याद करनी है कि जब अपन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जिस दिन ये पब्लिश होगा उसी दिन से लागू माना जाएगा। तो कब से इनेक्ट माना जाएगा? 24 अगस्त 2006। जो एक्ट पार्लियामेंट से पास होता है ना उसमें डेट वेट कम लिखी होती है, हमेशा एक्ट की खास होती है, ज्यादातर उसमें लिख देते हैं जिस दिन ये पब्लिश होगा उस दिन से ही लागू माना जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि FSI एक्ट 2006 24 अगस्त 2006 से इनेक्टेड है, लागू है। ठीक है, तो साइन प्रेसिडेंट साहब ने 23 तारीख को किया। सर हिंदी में नहीं है क्या? बिल्कुल है, बस शुरुआत का इंट्रो नहीं है, बाकी मैं बोल तो रहा हूं। राष्ट्रपति की सहमति 23 अगस्त 2006 और राजपत्र में प्रकाशित 24 अगस्त 2006। अब सोचो इंग्लिश वालों का दर्द जब उन्हें हिंदी में लाइन मिलती होगी, है ना। चलो तो सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, पर FSO में एक्ट तो ये आएगा, इकलौता एक्ट है ये, तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो तब तक अपन इसको पढ़ लेते हैं डिटेल से। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहमति और ये पत्र, हाँ, और ये एक्ट नंबर उस साल का कौन सा? 34। जिस साल ये पास हुआ, पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट पास किए होंगे, तो जिस साल ये पास हुआ वो कौन सा नंबर है? 34। एक्ट नंबर 34 ऑफ 2006। तो हमेशा राजपत्र में प्रकाशित होने वाले का नंबर रहता है। जैसे इसके बाद जो पब्लिश हुआ होगा वो एक्ट नंबर 35 ऑफ 2006।
बस हमें इससे पहले जो पब्लिश हुआ होगा वो एक्ट नंबर 33 ऑफ 2006। तो राजपत्र में जब ये प्रकाशित जिस गजेट में पास हुआ होगा उसमें नंबर जरूर लिखा रहता है कि कौन सा नंबर है। बात समझ में आ गई? तो डेट याद रहेंगी कुछ, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने कब इस पर साइन किए थे? 23 अगस्त 2006। गजेट पर कब पब्लिश हुआ? 2006। 2006 का कौन से नंबर का एक्ट है? जब ये एक्ट आया था किस मंत्रालय के अंडर में था? फूड प्रोसेसिंग। कब ऑर्डर आया? 17 सितंबर 2007, अगले साल। और ये कहाँ ट्रांसफर हो गया? स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में हुआ। चलो, अब इसमें क्या हुआ कि लागू, इसमें बोल तो दिया कि लागू माना जाएगा, पर इसके अलग अलग सेक्शंस को लागू करने के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए। तो इसमें कौन कौन से नोटिफिकेशन है, उतना बहुत सारी डेट है, बस लिख लो, है ना, दूसरों को डराने के काम आएगी। तो इतने तारीख को अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा इस एक्ट या कानून का सेक्शन 3 लागू होगा। तो पता चला उसका एक नोटिफिकेशन आया, मत लिखो नहीं तो इतने सारे नोटिफिकेशन समय समय पर जारी किए अलग अलग सेक्शन को इनेक्ट करने में। तो वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट केम विद फोर्स ऑन वेरियस डेट्स थ्रू सेवरल नोटिफिकेशन। तो इस एक्ट के अलग अलग धाराएं अलग अलग डेट पर लागू हुई है। तो भले ही उसमें लिखा गया है कि उस दिन से लागू माना जाएगा जिसमें गजेट पे है, पर ऐसा हुआ नहीं। इसमें 12 चैप्टर हम पढ़ने हैं, उस 12 चैप्टर में अलग अलग धाराएं अलग अलग डेट पर पास हुई। ठीक है, शौकिया तौर पे लिख लेना, याद हो जाए तो अपन पढ़ते पढ़ते अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी डराने के काम आएगा। देखो हम इतनी खतरनाक स्टडी कर रहे हैं, इतने नोटिफिकेशन भी हम पढ़ रहे हैं। सर ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है? अरे सब आ रहा है, ऐप पर सबके आ रहा है। चलो चलो, अब हेडिंग डाल दो चैप्टर्स ऑफ एफएसएसआई एक्ट 2006। हेडिंग डाल दो चैप्टर्स, हिंदी में लिखो अध्याय। हेडिंग डाल दो एफएसआई एक्ट के अध्याय और डैश करके लिख देना 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स 12 अध्याय। हेडिंग डाल दो चैप्टर्स ऑफ एक्ट 2006, है ना, और डैश करके लिख दो 12 चैप्टर। सब आ रहा, ऑडियो वीडियो सब आ रहा है। हो सकता है मानसून हो, अलग अलग जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, इसलिए तो सैटेलाइट वाला आ रहा है कि शायद थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। तो 12 चैप्टर है। पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरी, केवल इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर है प्रारंभिक, कब से लागू होगा, कहाँ लागू होगा, ये सब है। तो पहले चैप्टर का नाम है प्रारंभिक, पहला चैप्टर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले सबके नाम याद करेंगे ना, पहले अपन सबके याद करेंगे नाम। कहाँ गए? 12 नाम मैंने लिखे तो थे। चलो पहले चैप्टर के नाम पढ़ते हैं। पहले चैप्टर का नाम है प्रारंभिक, पहले चैप्टर का नाम है प्रीलिमिनरी या प्रारंभिक। दूसरा चैप्टर है फूड। अच्छा ये यहां से फिर आ गया, अच्छा ये तो है, सही है, वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने कहीं तो लिखे थे। तो पहला चैप्टर कौन सा है? प्रीलिमिनरी। दूसरा चैप्टर है अथॉरिटी, FSSAI। तो आपसे पूछा जाएगा FSSAI एक्ट 2006 के किस चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 2। तो सेकंड चैप्टर का नाम है FSSAI, ये दूसरे चैप्टर का नाम है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये दूसरा चैप्टर। तो पहले चैप्टर का नाम है प्रारंभिक, वो कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि प्रारंभिक मतलब इंट्रोडक्शन। दूसरा पूछेगा कि भैया FSI किस सेक्शन में है, सेकंड कौन सा है? FSI। तीसरा सेक्शन है जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी। तो आपसे पूछा जाएगा फूड सेफ्टी के जनरल प्रिंसिपल किस चैप्टर में? तो तीसरा चैप्टर लिखो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी। उस इस एक्ट से बहुत क्वेश्चंस आने हैं, इसको घोट के ही पी जाना, बिल्कुल इकलौता एक्ट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तीसरा हो जाएगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रीलिमिनरी। सेकंड FSI। तीसरा जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी। चौथा जनरल प्रोविजंस एज आर्टिकल्स ऑफ फूड, खाने में जो मिला हुआ है, कलर वलर केमिकल, वो सब फोर्थ में। तो जितने भी वस्तुएं खाने में मिली हैं उनका है सेक्शन 4। खाने के प्रिंसिपल किस में है? सेक्शन 3।
पर जितने आर्टिकल्स, मिलावट, केमिकल, वो सब सेक्शन 4 में आता है। सेक्शन 4 नहीं, चैप्टर 4, सेक्शन गलत, सॉरी, चैप्टर 4। अभी चैप्टर पढ़ रहे, चैप्टर के अंदर सेक्शंस पढ़ेंगे। 12 चैप्टर है, तो पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, दूसरा चैप्टर हो जाएगा एफएसआई, तीसरा जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी, चौथा हो जाएगा जनरल प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स। तो जितने भी खाने पीने की मिलावट है उनके वस्तुएं कहाँ, ये चैप्टर नंबर 4 में। 5 का लिखो इंपोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन, तो जितना भी खाना इंपोर्ट होता है वो सब चैप्टर 5 में डील होगा। तो इंपोर्ट वाला सारा चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 का नाम लिख दो इंपोर्ट। ये पूछेगा कि चैप्टर 5 किससे रिलेटेड है, चैप्टर 6 किससे रिलेटेड, चैप्टर 8 किससे रिलेटेड है। तो 5 होगा फूड इंपोर्ट से, जो आयातित भोजन है उससे रिलेटेड। चैप्टर 6 स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू फूड सेफ्टी, जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो चैप्टर 6 में। अजय सब लिखा हुआ है, कब उतार लिया था यूट्यूब से, चलो कोई नहीं। चैप्टर 6 लिखो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फूड सेफ्टी। जो प्रिंसिपल किस में है, 3rd, प्रिंसिपल 3rd से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे है, 6। ठीक है, तो फूड सेफ्टी के जो प्रिंसिपल है वो 3 में, खाने की जो मिलावट आर्टिकल्स है वो 4 में, बाहर से जो खाना आ रहा वो 5 है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 है। इसके बाद इन्फोर्समेंट, कैसे ये इंप्लीमेंट होगा, कौन अधिकारी क्या करेगा, सब 7 में। पूरा इन्फोर्समेंट, पूरा प्रवर्तन, प्रवर्तन मतलब लागू होना, तो पूरा एक्ट कैसे लागू होगा, कैसे ग्राउंड में आएगा, वो 7 में। ठीक है, तो सारे अधिकारी, सारी संस्थाएं एक साथ काम करेंगी 7 में। तो 7 में होगा, साथ साथ सारे लोग कैसे काम करेंगे। तो एफएसओ में फूड सेफ्टी ऑफिसर कैसे काम करेगा, सारा इन्फोर्समेंट 7 में। तो सारी संस्थाएं, सारे एक्ट साथ में काम कैसे करेंगे, 7 में। 8 में लिखो फूड एनालिसिस। 8वां लिखो फूड एनालिसिस, खाने का विश्लेषण, खाने का विश्लेषण। अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 फूड एनालिसिस। तो पहला चैप्टर क्या है, प्रारंभिक। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 FSSAI। तीसरा प्रिंसिपल, सिद्धांत। 4 प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल, जो उसमें वस्तुएं मिलाई गई उनके प्रोविजन। चैप्टर नंबर 5 आयात। चैप्टर नंबर 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैप्टर नंबर 7 इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन, लागू होना है ना, अगर प्रवर्तन समझ में ना आए तो वहां लागू होना लिख देना। 8वां कौन सा, हाँ चलो एनालिसिस। इसके बाद 9 ऑफेंस एंड पेनल्टी, कितने तरह के अपराध और उन अपराधों में कितने तरह के पेनल्टीज, नो। ठीक है, तो अपराधियों को छोड़ा जाएगा, नो। तो अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा, नो। तो अपराधियों को पेनल्टी किस में मिलेगी, नो, है ना, नो में। वाह। इसके बाद 10, तो जो अपील करोगे, अब अपराधी होगा तो अपील करने का राइट दिया जाएगा। हाँ, तो 10 का दम, तो दम कहाँ दिखाएगा, अगर वो पकड़ गया तो कहाँ ऊपर दिखाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल्स पे। तो अथॉरिटी 2 पे है, अथॉरिटी के खिलाफ ट्रिब्यूनल है 10 में, तो 10 में है ट्रिब्यूनल्स। चैप्टर नंबर 10 है प्राधिकरण, जहां अपील हो सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 में। ठीक है, 10। 11 में है ऑडिटिंग, और जो हर साल रिपोर्ट, तो हर साल विभाग अपनी सालाना रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट देगा, ये किस आर्टिकल में लिखा, 11। तो वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिटिंग वगैरह सब 11 में है, और मिसलेनियस जो बचा खुचा है वो 12। एक हमेशा चैप्टर 12 रखते ही है मिसलेनियस, क्योंकि कुछ ना कुछ रह ही जाता है, बाद में याद आता है, तो वो सब कहाँ डाल देते हैं, मिसलेनियस या विविध में। ठीक है, तो ये हो गए 12 चैप्टर, ये बिल्कुल रटना है। ठीक है, चलो। तो एफएसआई, तो भारत में फूड रेगुलेटरी में सबसे ऊपर संस्था कौन सी है, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। उसके नीचे एक्ट है, एक्ट 2006 का एक्ट। कब साइन किए थे प्रेसिडेंट ने,
कब राजपत्र में आया? 24 अगस्त को ये गजट में पब्लिश हुआ। इस एक्ट के नीचे क्या है? एफएसआई। ये किस चैप्टर में है? 2, सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में एफएसआई। एफएसआई के अंदर कौन सी कमेटी है? साइंटिफिक। उसके अंदर कितने पैनल है? 17 साइंटिफिक पैनल है। उसके बाद 3 अलग अलग लेवल है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। कितने तारीख को मिनिस्ट्री ट्रांसफर हुई थी? 17 सितंबर 2007। ठीक है। इसके बाद इस एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? 12। पहला चैप्टर प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी, जो हमेशा होता है, इंट्रोडक्शन बोलते हैं उसको, हर चैप्टर। दूसरा एफएसआई। तीसरा प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी। तीसरा। चौथा आर्टिकल्स टू द फूड, खाने में जो वस्तुएं मिलाई जा रही उनका है। चौथा। पांचवा इंपोर्ट, आयात। छठवां रिस्पॉन्सिबिलिटी। सातवां इन्फोर्समेंट, कैसे लागू होगा। 7। 8 कौन सा? एनालिसिस, फूड एनालिसिस। 9 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अपराध और दंड। 9। 10 ट्रिब्यूनल्स, अपील। 11 ऑडिटिंग, फाइनेंस और एनुअल रिपोर्ट। साल भर का जो लिखा जोखा है वो 11, और बाकी बचा कुचा मिसलेनियस। ठीक है, जो यहाँ वहाँ की बातें हैं वो सब मिसलेनियस। 12 चैप्टर याद हो गए। अब हमें एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ने हैं। चलो हेडिंग डाल दो, चैप्टर 1। हेडिंग डाल दो चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम पता है, प्रारंभिक या प्रीलिमिनरी। चैप्टर 1 प्रारंभिक या प्रीलिमिनरी। ठीक है। अब इसमें सेक्शंस पढ़ेंगे ना, हर चैप्टर की पढ़ेंगी धारा। तो लिखना सब है, याद सब नहीं करना। अपन रजिस्टर में लिख सब लेंगे, क्योंकि क्या होता है, लिखते समय सब कॉन्शियस माइंड में एक बार जाता है। इतना तो हो जाता है, हाँ ऐसा कुछ लिखा था। बाद में अपन पढ़ते समय बता देंगे ये आ सकता है, ये धारा नहीं आ सकती। ठीक है। तो अपन धाराएं लिखेंगे सारी, पर याद कुछ करेंगे ना, 1/3 1/4 करीब याद कर लेंगे। तो 15-20 तो धाराएं याद करनी पड़ेगी। पहली धारा है संक्षिप्त नाम, क्षेत्राधिकार और तिथि। सेक्शन 1, इसकी जो पहली धारा है चैप्टर 1 में, पहला सेक्शन, इसका संक्षिप्त नाम, इसका क्षेत्राधिकार और इसकी प्रारंभिक तिथि। तो धारा 1 बताती है कि इस एक्ट का नाम क्या है, ये एक्ट कितने एरिया में लागू होगी और ये एक्ट कब लागू होगी, है ना। तो इस एक्ट का नाम, इस एक्ट का विस्तार और ये एक्ट किस डेट से लागू होगी। डेट सबको पता है, क्या लिखी रहेगी? जिस डेट, नहीं ऐसा लिखा ही नहीं है, जिस डेट को गजट पे पब्लिश होगा उस डेट को माना जाएगा। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस एक्ट का नाम, देखो सेक्शन 1 है, अब इसके अंदर सब सेक्शन है। जैसे इसमें लिखा है इसका नाम क्या होगा, एफएसएसआई एक्ट 2006। ठीक है। तो नाम डैश करके लिख दो, FSSAI एक्ट 2006, शॉर्ट में लिख दो बस। तो इसमें 3 चीजें मिलेगी, नाम, क्षेत्राधिकार और डेट। तो नाम क्या होगा इस एक्ट का, ये सब सेक्शन 1 चल रहा है, अभी 2 नहीं आया, सेक्शन 1 में ही नाम है। क्या नाम है इसका? FSSAI एक्ट 2006। इसके बाद इसका क्षेत्राधिकार क्या है? पूरा भारत। इसका एक्सटेंट क्या है? होल इंडिया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत, अंडमान निकोबार को छोड़कर शेष भारत, पूरा भारत। तो एफएसआई एक्ट अपने पहले दिन से कहां से लागू है? पूरे भारत। ठीक है। और इसकी डेट क्या होगी? जिस दिन राजपत्र में आएगी। हालांकि विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते। तो उन्होंने अलग अलग नोटिफिकेशन दिए कि नहीं, बहुत सारी डेट लिखी थी। तो लिखा वैसे तो जिस दिन ये गजट में पब्लिश होगा उस दिन से लागू माना जाएगा, लेकिन डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये बात समझ में आ गई? ये एक्ट कब से माना जाएगा? 24, जिस तारीख से वो पब्लिश होगा। तो 24 तारीख को पब्लिश हो गया था, लेकिन इसके अलग अलग प्रोविजन अलग अलग टाइम पर लागू माने जा सकते हैं। अब ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि हर एक्ट में हर चीज तुरंत लागू करना संभव नहीं होता। तो प्रेसिडेंट ने साइन 23 तारीख को की और 24 को लागू हुआ, तो एक दिन में इतनी व्यवस्था तो बन नहीं पाई होगी, इसलिए ये लिख दिया होगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग, तो उन्हें लिख दिया भाई अलग अलग चीज अलग अलग डेट में हम नोटिफिकेशन जारी करते जाएंगे। तो उन्होंने बहुत सारी नोटिफिकेशन जारी की, अपन ने 2010 तक के नोटिफिकेशन की डेट देखी। चलो अब इसमें सेक्शन 2 लिखो।
सेक्शन 1 समझ में आ गया, नाम, क्षेत्राधिकार और डेट। नाम होगा एफएसआई एक्ट, क्षेत्राधिकार एक्सटेंड होगा होल ऑफ इंडिया, और शुरू होने की डेट जिस दिन राजपत्र में पब्लिश होगा। अब लिखो सेक्शन 2 डिक्लेरेशन। सेक्शन 2 है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन इतना है कि अब भारत सरकार पब्लिक के इंटरेस्ट में पूरी फूड इंडस्ट्री अपने कंट्रोल में ले लेगी। तो अब राज्य सरकार के अंडर में कुछ भी नहीं है फूड का, तो फूड इंडस्ट्री अब किसके कंट्रोल में हो गई? केंद्र सरकार। एक ऐसा किस सेक्शन में बोला गया? सेक्शन 2, चैप्टर 2 के सेक्शन 2। सेक्शन 2 चैप्टर तो एफएसआई है, तो पहले चैप्टर के सेक्शन 2 में है ना, पहला सेक्शन नामाम था, दूसरा धारा, सेक्शन मतलब धारा। धारा 2 क्या कहती है कि केंद्र सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि सार्वजनिक हित में अब केंद्र सरकार का खाद्य उद्योग में नियंत्रण हो जाएगा। ये कह रही है सेक्शन 2 या धारा 2। धारा 2 समझ में आ गई। अब लास्ट इसकी धारा 3 है डेफिनेशंस, जो अपन को अभी नहीं पढ़नी, बहुत सारी डेफिनेशन से पढ़ते चलेंगे समय के साथ। तो जैसे जैसी धारा आएंगी वैसे वैसे अपन सेक्शन उसके पढ़ते जाएंगे। तीसरा लिखो अलग अलग डेफिनेशंस, परिभाषा। तीसरी धारा लिखो परिभाषा। तो पहले चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं? 3। पहले में है नाम, क्षेत्राधिकार और डेट। दूसरी धारा में कि केंद्र सरकार ने डिक्लेयर कर दिया पूरी फूड इंडस्ट्री उसका कंट्रोल होगा, और तीसरा में है वेरियस डेफिनेशंस। तो पहले चैप्टर में कितनी धाराएं हैं? 3। अब शुरू होता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है? एफएसएसआई। अब अपन पढ़ते हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 की तीनों धाराएं समझ में आ गई। क्या कह रहा है चैप्टर 1 का? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो अध्याय 1 की प्रथम धारा, अध्याय 1 की द्वितीय धारा और अध्याय 1 की तृतीय धारा। अब आओ चैप्टर 2। चैप्टर 2 किस सेक्शन से शुरू हो जाएगा? सेक्शन 4, क्योंकि 1, 2, 3 तो चैप्टर 1 में थी। अब धारा नंबर 4 लिखो। धारा नंबर 4, धारा 4 में लिखा है एक एफएसआई की एस्टैब्लिशमेंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर भी पूछ सकते हैं और धारा भी पूछ सकते हैं। पूछा जाएगा एफएसआई एक्ट 2006 की किस धारा में एफएसआई को एस्टैब्लिश किया गया था? तो सेक्शन 4। तो ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। सेक्शन 4 लिख दो, क्लियर, और साफ साफ लिखो। इसे समझ में आ रहा है? लिखो। हाँ लिखा है, वो बड़े बड़े अक्षर तुम्हारे इसलिए ऐसा लग रहा है। चलो सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 याद हो जाएगा। चलो अब सेक्शन 4 में क्या क्या लिखा है? सेक्शन 4 में सब सेक्शन में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन। तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा कि किस गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के द्वारा एफएसआई बना। ए ऑप्शन केंद्र, बी ऑप्शन स्टेट, सी ऑप्शन प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन ऐसा देगा। तो सेक्शन 4 में पूछेगा कि किस सरकार की अधिसूचना के द्वारा एफएसआई को मान्यता दी गई। तो क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पूछा जाएगा एफएसआई का नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा या करता है या किया है। ऑप्शन मिलेगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इस तरह से ऑप्शन मिले। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एफएसआई का नोटिफिकेशन किसने जारी किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, ये 4 में ही लिखा है। ठीक है, तो लिख देना, बस इतना लिख देना, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी। इसी 4 में दूसरा लिखा है, इसी सेक्शन 4 ही चल रहा है सब। सेक्शन 4 में सेकंड क्लॉज लिखा है कि एक बॉडी होगी जिसको संपत्ति खरीदने, उसको रखने, उसको बेचने और उसका कॉन्ट्रैक्ट रखने का अधिकार होगा। वो अपने नाम से मुकदमा चला सकता है, दायर कर सकता, चला सकता। इस सेक्शन 2 में बोला गया है कि एफएसआई एक कॉरपोरेट निगम की तरह काम करेगा, जो अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, रख सकता है, बेच सकता है, दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम से मुकदमा दायर कर सकता है और अपने नाम से मुकदमा चला सकता है। तो अपने नाम से स्यू कर सकता है किसी भी पर्सन को। तो एफएसआई को दूसरे बॉडी के नाम से, तो अदालत में जब केस जाएगा तो एफएसआई के नाम से केस जा सकता है। पूछा जा सकता है भाई इस पर केस किसने किया? एफएसआई ने। तो एफएसआई को अपने नाम से किसी की विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है। मंत्रालय का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एफएसआई को इतनी, तो क्या क्या पावर दे दी गई? एक तो नोटिफिकेशन किसने जारी किया? सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर क्या क्या है? प्रॉपर्टी खरीदने, प्रॉपर्टी बेचने, प्रॉपर्टी रखने और उस पर कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार है।
इसके अलावा क्या अधिकार है? अपने नाम से मुकदमा दायर करने, अपने नाम से मुकदमा चलाने का अधिकार। ये सब सेक्शन 4 चल रहा है। तो सेक्शन 4 में लगा एक एफएसआई की इस्टेब्लिशमेंट होगी। इसके लिए केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसको कुछ राइट्स दिए जाएंगे। सर बहुत फास्ट लग रही है क्लास, ऐसा है क्या? 9:42 हो गए और अपन पहले चैप्टर पे चल रहे हैं, दूसरा चैप्टर शुरू किया है और रिवीजन भी पूरा करा दिया है ना 2-3 बार, है ना, क्योंकि तुम लोगों का भी मन लग रहा है तो मुझे ही पढ़ाने में मजा आ रहा है। तो पूरा देखो, पूरा रिवीजन कर दिया, किस डेट को क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने सबसे पहले कितने चैप्टर पढ़े? 12 के नाम याद है? चैप्टर 7 का नाम बताओ। हाँ अच्छा, ऐसे तो मैंने पूछे ही नहीं बीच से। चैप्टर 6 इस पर, चैप्टर 10 अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल। बहुत जल्दी हो रही क्लास, 2 लोगों के कमेंट आ गए यार, है ना। अपीलेट ट्रिब्यूनल चैप्टर 10। अभी अपन ने एक ही चैप्टर पढ़ा पूरे पौन घंटे में। लोगों ने यूट्यूब पर 57 मिनट में पूरा एक्ट पढ़ा दिया है। 57 मिनट में पूरा एक्ट में, अभी जैसे देखा लोग क्या देख रहे हैं तो समझा कोई कुछ भी 57 मिनट में पढ़ा दिया है। और अभी मैंने बोला कि आज की क्लास और जितना आज कम हुआ मुझे लगता है 3-4 क्लास लग जाएंगी इस एक्ट में, बहुत स्लो है। तो अपन ने 12 चैप्टर के नाम पढ़े, उनकी डिटेल नहीं पढ़ी। अपन 12 चैप्टर डिटेल से पढ़ेंगे। हमने केवल चैप्टर के नाम पढ़े हैं, तो हमने केवल पढ़े हैं चैप्टर के नाम। 12 चैप्टर्स कौन कौन है? सर किसी के सहेली वहेली खड़ी इंतजार कर, तो 12 चैप्टर्स के नाम है, ठीक, वो बस पढ़े। हमने ये पढ़ा कि भारत में सबसे ऊपर कौन आता है? मंत्रालय। उसके बाद पढ़ा एक्ट, उसके बाद आता है संस्था, फिर पढ़ा एक कमेटी, उसके अंदर पैनल, ये हमने पढ़ा, ठीक है। और इस तरह पढ़ा केंद्र, राज्य और जिला। फिर हमने पढ़ा कि 23 तारीख को, 23 अगस्त 2006 को साइन किए और 24 को राजपत्र पे प्रकाशित हो गया और 17 सितंबर 2007 को कैबिनेट सेक्रेटरीट से ऑर्डर आया कि भाई अब ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के पास नहीं रहेगा और कहां पहुंच जाएगा? सर लिख नहीं पा रहे तो इसको लिखो मत, अभी ये पीपीटी ग्रुप पे डलेगी, इसको जितना ये थोड़ी पूरा लिखना है यार, इतनी डिटेल से नहीं पूछेगा, इसलिए तो डर लगता है डिटेल से पढ़ाने में, बच्चा सब लिख डालता है। तो डिटेल से पढ़ाने का ही मतलब है आप समझ जाओ, बाद में जो मैं बोलूंगा बस वो याद करना है, जो बोलूंगा ये याद नहीं करना। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने इसमें बोला तो तुम लोग लिखते गलत हो। केवल क्या लिखना है? किसके द्वारा सूचना होगी, बस इतना पॉइंट लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना। अब अगर तुम पूरा लिखोगे तो नहीं लिख पाओगे, अच्छा इसलिए जल्दी लग रहा होगा लिख नहीं पा रहे हो। पूरा लिखोगे नहीं लिख पाओगे, और पूरा लिखोगे तो भर जाएगा, खुद ही डर लगने लगेगा। इतने पेज का आधार एक्ट, केवल लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी। क्वेश्चन यही आएगा कि एफएसआई एक्ट का नोटिफिकेशन कौन सरकार जारी करती है या कौन जारी करता है? सेंटर को। तो ये तो बहुत अच्छा ना कि एक्ट में 4 लाइन लिखी, मैं बता रहा हूं केवल क्या पढ़ना है, नहीं तो ये तो पूरा एक्ट ही डाउनलोड करके पढ़ लो। टीचर का क्या फायदा? टीचर है कि भैया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और शायद आप खुद से पढ़ोगे तो बोरिंग लगेगा। एक्ट जब खुद से पढ़ने जाओगे तो बहुत बोरिंग लगेगा, सुन लोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा और दिमाग में बैठ जाएगा। ये मुझे पता है कि मुझे बहुत बोरिंग लगा जब मैं पढ़ रहा था, तो आज मैं शाम से जब पढ़ रहा था मुझे बहुत बोरियत सी आ रही थी, पर मुझे पता था मैं जब बच्चों को पढ़ाऊंगा तो बच्चों को बोरिंग नहीं लगेगा उतना जितना मुझे लगा। तो ठीक है, तो पूरा नहीं लिखना, केवल शॉर्ट में लिखना है ना बेटा। तो ये समझ में आ गया। फिर हमने दूसरा क्या बोला कि इसके पास कुछ पावर होगी। क्या क्या पावर होगी? प्रॉपर्टी खरीदने, प्रॉपर्टी बेचने, प्रॉपर्टी पे कॉन्ट्रैक्ट करने, अपने नाम से मुकदमा दायर करने, अपने नाम से मुकदमा चलाने। क्लियर? ये समझ में आ गया। तो चैप्टर 1 की 3 धाराएं। पहली धारा क्या थी? नाम। धारा 2 पूरे भारत पर लागू होगा। धारा 3 डिक्लेरेशन, नहीं परिभाषा। हाँ तो क्षेत्र अधिकार। इसके बाद तो भारत सरकार ने फर्स्ट के अंदर, अच्छा फर्स्ट के अंदर है कि भारत सरकार, हाँ समझिए, पहले के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4 सब में। अच्छा चलो ये समझ में आ गया। अधिसूचना कौन जारी करेगी? केंद्र सरकार।
4 में ही 2, ये जब चौथा चल रहा, ध्यान रखना। इस सेक्शन कौन सा चल रहा? 4। 4 में ये लिखा पावर 2। अब अपन को लिखा 4 में तीसरा सेक्शन 4 में सब क्लॉज 3 में लिखा कि इस एफएसआई का हेडक्वार्टर कहां पर होगा? नई दिल्ली। पर साथ में लिखा ये चेंज भी कर सकता है। तो धारा 4 में ही लिखा, धारा 4 की सब सेक्शन 3 में लिखा है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, पर उसी के नीचे लिख दिया कि कहीं और भी कर सकता है ना, क्योंकि केवल दिल्ली लिख दे, कल के दिन दिल्ली में भूकंप आ जाए, लड़ाई हो जाए, बम बम गिरने लगे, तो कम से कम एफएसआई हेडक्वार्टर उठा तो सके अपने एक्ट की धारा 4 का यूज करके। तो धारा 4 के सब सेक्शन 3 में क्या लिखा है? एफएसआई का मुख्यालय धारा 3 में होगा, 4 की धारा सब सेक्शन 3। तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 3, धारा है 4, उपधारा 3। ये सब कौन सी धारा पढ़ रहे हो? 4। केंद्र सरकार जारी करेगी धारा 4, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सब धारा 4। अब धारा के अंदर बहुत सारी उपधारा है। सब सेक्शन 3 में क्या लिखा है? इसका मुख्यालय दिल्ली में, और वहीं पर लिखा है कि अपना ऑफिस हेडक्वार्टर चाहे तो चेंज कर सकती है। सर, जिनने एफएसओ का पार्ट बी लिया है उनको अर्जुन 4.0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिन्होंने पार्ट ए प्लस बी लिया है उनको तो आप पार्ट ए और खरीद लो, बहुत सस्ता है। अर्जुना खरीदने से अच्छा केवल पार्ट ए खरीद लो, ज्यादा सस्ता पड़ेगा मेरे ख्याल से ना। पार्ट ए सस्ता था, कितने का था? 1500 का। अर्जुना 3000 तक का है, तो 1500 में आपको पूरा बैच मिल रहा है, ये तो अच्छा है। और हमने इसलिए रख दिया जिससे एफएसओ वाले पार्ट ए भी पढ़ना शुरू कर दे, तो इसलिए थोड़ा सा लालच रख दिया कि बच्चा कम से कम पढ़े तो पार्ट ए। चलो, ये धारा 4 समझ में आ गई। अब लिखो धारा 5। तो धारा 4 में क्या क्या है? चलो, चैप्टर 1 का नाम क्या है? चैप्टर 1 में धारा 1 क्या कहती है? नाम। धारा 2 क्या कहती है? एक्सटेंट, क्षेत्राधिकार। और अरे मुझे देखने दो, मैं ही क्यों भूल रहा हूं, रुक जाओ, मैं ही क्यों भूल रहा हूं। देखो, प्रारंभिक ऊपर है, नाम, अच्छा ये 1 में ही है पूरा यार। 2 में है नियंत्रण तीसरा, अच्छा हो ठीक है, सॉरी, चलो कोई दिक्कत नहीं, कच्ची लोई मेरी है ना, यहां समझो। तो 12 चैप्टर होते हैं, 12 अध्याय होते हैं इसमें। पहला चैप्टर, कितनी धाराएं हैं? धारा 1, धारा 2 और धारा 3। ठीक है, जल्दी से रिवाइज करें। चैप्टर 1, 1 2 3 है ना। अब धारा 1 में बहुत सारी चीजें, धारा में सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है? नाम। धारा 1 के सब सेक्शन में लिखा है ये पूरे भारत में लागू होगा। और धारा 1 के ही सब सेक्शन 3 में क्या लिखा है कि जिस दिन गैजेट में, गैजेट हिंदी मतलब राजपत्र में अधिसूचित होगा उसी दिन से ये लागू हो जाएगा। ये सब धारा 1 में लिखा है कि नहीं? धारा 1 में लिखा है इस एक्ट का नाम ये होगा। धारा 1 के सब सेक्शन 2 में लिखा है पूरे भारत में लागू होगा, और इसमें ही लिखा है कि जिस दिन ये राजपत्र में प्रकाशित होगा तब से लागू माना। तो धारा 1 याद हो गई, नाम कितने में लागू होगा और कब से लागू। इसके बाद सेकंड में है डिक्लेरेशन, केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा। क्या डिक्लेरेशन की गई? कि जनता के हित में यह डिसीजन लिया जाता है कि अब राज्य के अधिकार हटा दिए हैं, पूरा फूड इंडस्ट्री किसके अंडर में। और तीसरा में है परिभाषाएं, डेफिनेशंस। ऑनलाइन वाले बच्चों अब आ गया समझ में? तो ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और सेक्शन 1 में भी कई सारे सब सेक्शन है। तो ये वाला बस काम इस तरह से याद करना है कि क्या है। तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स कुछ बना लेना है ना, क्योंकि एक्ट बहुत बड़ा होगा, याद करने रिवीजन में दिक्कत होगी, पर इस तरह का कुछ फ्लो चार्ट आर्ट बना लेना तो बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? चलो, फिर हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2।
चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था? धारा 4। धारा 4 में क्या बोला? धारा में बोला 4 में एफएसआई की स्थापना की जाएगी, यही लिखा। अब इस धारा 4 में कई सारे सब सेक्शन अपन ने पढ़े हैं। जैसे धारा 4 में पहला क्या पढ़ा है हमने कि जो जारी करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो धारा 4 में लिखा एफएसआई बनेगा, और इस धारा 4 के पहले सब सेक्शन में लिखा कि केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगा। सब सेक्शन 2 क्या लिखा है कि एफएसआई के पास कुछ राइट्स होंगे, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी रखना, प्रॉपर्टी बेचना, कॉन्ट्रैक्ट करना, दूसरों पर मुकदमा करना और मुकदमा दायर करना, ये लिखा है। सर मेंस वाले से प्री का नहीं हो पाएगा ना, मेंस वाले में प्री का कवर नहीं हो पाएगा, मतलब मैक्सिमम कवर हो जाएगा, बस फैक्ट थोड़े से कम है, बाकी 90% 10% के लिए बस आपको खरीदना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा सब सेक्शन क्या कह रहा है कि इसका हेडक्वार्टर, और चौथा क्या कहता है कि मुख्यालय ट्रांसफर हो सकता है। तो धारा 4 याद हो जाएगी। सेक्शन 4 के फिर बहुत सब सेक्शन है। नोटिफिकेशन उसका कौन जारी करेगा, अधिकार कौन से होंगे, मुख्यालय कहां होगा और हेडक्वार्टर स्थानांतरित कर सकता है। ये हो गया सेक्शन 4 कम, समझ में आ गया सेक्शन 4। तो ये हमने सेक्शन 4 में यहां तक पढ़ लिया। चलो अब अपन पढ़ेंगे सेक्शन 5। तो धारा 4 तक पढ़ लिया। हाँ क्या? अच्छा देख लूं मैं पूरा क्या है ट्रांसफर। सेक्शन 3 इतना पता मुख्यालय का, चलो देख ले, उसके वेरीफाई कर लेंगे क्या। चलो अब आओ धारा 5 पे। धारा 5 में है नियुक्ति के लिए अहर्ता है। इसमें धारा 5 एक तो पूरा एफएसआई का स्ट्रक्चर क्या होगा समझो, पूरी अथॉरिटी का स्ट्रक्चर क्या होगा और जिनसे मिलकर बनेगा उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। पूरी अथॉरिटी का स्ट्रक्चर और जिनसे मिलकर ये अथॉरिटी बनेगी उनकी योग्यता, ये किस धारा में लिखा गया? 5 में। क्लियर? तो धारा 5 में है उसकी संरचना और लोगों की योग्यता, ये धारा 5। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां डिटेल से अपन को पढ़ते हुए चलें। पहला 5 में पहला लिखा है कि कितने मेंबर होंगे, तो पूरा स्ट्रक्चर किस में है? धारा 5 में। और जो लोग शामिल होंगे उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी धारा 5 में। पहला क्या लिखा 5 में कि एक अध्यक्ष होगा और कितने मेंबर होंगे? 22। तो 5 के 1 में, क्योंकि 5 में समझाया गया है पूरा कॉम्पोजिशन, कैसा अथॉरिटी बनेगी, इसका कॉम्पोजिशन 5 में। तो 5 का पहला क्या लिखा है? 1 + 22। तो 5 का 1 क्या लिखोगे? 1 + 22। सर धारा 5 हाँ अभी चैप्टर 2 ही चल रहा है ना, अभी पूरा चैप्टर 2 चल रहा है। एफएसआई के बारे में सब कुछ चैप्टर 2 में, अभी चैप्टर 5 आगे की भी धाराएं, तो जो धारा 5 है वो चैप्टर 2। जब तक चैप्टर 3 नहीं बोलूंगा तब तक चैप्टर 2 ही चलेगा। या ऐसे समझ लो FSSAI के बारे में जो कुछ भी लिखा गया वो सब चैप्टर 2 में लिखा गया है ना। आपने पढ़ा ना चैप्टर 2 पूरा किससे रिलेटेड है? एफएसआई। तो धारा 5 कहती है कि पूरा संरचना और पूरी योग्यता धारा 5 में है। पहला लिखा है 5(1) में 1 + 22, एक चेयरपर्सन होगा और 22 मेंबर्स। अब इसमें कौन कौन होंगे? 22 में से 7 मेंबर वो होंगे जो किस सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से कम नहीं होंगे। समझो ध्यान से, कितने होंगे? 1 + 22। अब ये 22 कहां से आएंगे समझो। 22 में से 7 केंद्र सरकार द्वारा कुछ मंत्रालयों से बुलाए जाएगा। उसमें लिखा है ना निम्नलिखित, अभी लिस्ट आएगी। तो टोटल एफएसआई कितने लोगों से मिलकर बनेगी? 23। एक चेयरपर्सन, 22 मेंबर। 22 में से 7 किस रैंक के अधिकारी होने चाहिए? ज्वाइंट सेक्रेटरी।
और ये 7 लोग निम्नलिखित मंत्रालय या विभाग से बुलाए जाएंगे। तो इसमें लिख देना 5 1 के काम है या एम है, हिंदी में का, इंग्लिश में ए, कि 22 में से 7 तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होंगे और जिनको फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री से बुलाया जाएगा। कौन कौन से? एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा कॉमर्स, तीसरा उपभोक्ता मामले, अगला फूड प्रोसेसिंग। तो कौन कौन से विभाग से बुलाएगी लिख लो। एग्रीकल्चर से बुलाएगी क्योंकि खाने पीना एग्रीकल्चर से, खाने का व्यापार कॉमर्स से है, इसके बाद कंज्यूमर राइट्स कंज्यूमर मिनिस्ट्री से है, और फूड प्रोसेसिंग क्योंकि खाना प्रोसेस वाला भी बिकेगा। तो ये जो 7 मेंबर है किस रैंक के होने चाहिए? ज्वाइंट सेक्रेटरी। कौन कौन से मंत्रालय? पहला लिखो एग्रीकल्चर, दूसरा कॉमर्स, तीसरा कंज्यूमर अफेयर, चौथा फूड प्रोसेस। तो आपसे पूछेगा कि जो एफएसआई में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं वो किस डिपार्टमेंट से नहीं बुलाते, तो 4 में से 3 तो दे देगा जो बुलाते हैं, बाकी एक बाहरी दे देगा। और इतना मिलता जुलता देंगे कि अभी तो अपन कॉन्फिडेंट है, अरे अपन पहचान लेंगे, वहां कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एग्रीकल्चर से बुलाते हैं, फूड प्रोसेसिंग से बुलाते हैं, कॉमर्स से बुलाते हैं, कंज्यूमर अफेयर से बुलाते हैं। अगला स्वास्थ्य से, अगला किससे बुलाते हैं? हेल्थ से बुलाते हैं। अगला कानूनी मामले, विधायी कार्यों का, लेजिस्लेटिव, क्योंकि कानूनी पेंच भी तो आएगा, लेजिस्लेटिव अफेयर वो भी सलाह देगा। अगला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एमएसएमई डिपार्टमेंट से बुला लेते। इसके बाद ये सभी पद हैं। अच्छा, ये सब एक्स ऑफिस, तो ये समझ में आ गए 7 कौन कौन से होंगे? ये सब एक्स ऑफिस, ये आना ही आना है। तो 7 डिपार्टमेंट से एक एक बुला लेंगे। कौन कौन से 7 हो जाएंगे? एग्रीकल्चर 1, कॉमर्स 2, कंज्यूमर अफेयर 3, फूड प्रोसेसिंग 4, हेल्थ 5 और एमएसएमई 7। इन सबसे एक एक बुला लेते होंगे, टोटल हो गए 7। तो याद करना थोड़ा आसान है। देखो, खाना कहां से आता है? एग्रीकल्चर, या तो सीधे एग्रीकल्चर से आएगा या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आएगा। 2 में से कहीं से तो खाना आएगा, या तो खेती से आएगा या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। पता चला गेहूं आ गया, आटा बन के आ गया। 2। अब ये कौन खरीदेगा? खरीदना बेचना कहां आता है? खरीदेगा कंज्यूमर, खरीद इस पे कंज्यूमर। कंज्यूमर की किसका सवाल है? हेल्थ का सवाल। मर सकता है बिसेला एक्सपायरी डेट वाला खाना खाने से, हेल्थ का सवाल है। अब हेल्थ का सवाल होगा तो केस बेस करेगा, तो किस अफेयर में चला जाएगा? लीगल अफेयर जाएगा। ये एफपीआई किस में आ सकती है? जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है, छोटी छोटी बेकरी हो, इसमें आ जाएंगी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्हीं का तो लेना देना होगा, या तो खेती से प्रोडक्ट आ रहा है या वो खेती का सामान फूड प्रोसेसिंग वाला वहां सारा। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसी है? एमएसएमई है। इसके बाद ये सामान बिकेगा, मतलब कॉमर्स। कौन खरीदेगा? कंज्यूमर, तो कंज्यूमर अफेयर खरीदेगा। मर सकता है, उल्टी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। हेल्थ सीधे मरने की, मतलब फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कॉकरोच निकल सकता है, तो वो केस बेस करेगा, तो लीगल। तो इन सारे डिपार्टमेंट की राय चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए हमें इस पूरी अथॉरिटी में। तो 7 डिपार्टमेंट के 7 लोग आते हैं और ये एक्स ऑफिसियो, ये माने जाएंगे सदस्य। तो धारा 5 बताती है कि एफएसआई कैसे बनेगा। तो इसमें पहला क्या बोलता है? एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होंगे। 22 में से 7 किस लेवल के आएंगे? ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त। ये लेवल जरूर पूछता है, सचिव, सचिव, सह सचिव, ऐसे ऑप्शन आते हैं। सेक्रेटरी, को सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी 7 डिपार्टमेंट बता दोगे कौन कौन से होंगे? इन 7 डिपार्टमेंट से वो लेगा, ठीक है। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री से कितने आएंगे? 2। 7 वो अलग थे, कुल 22 करने हैं। 2 किससे आएंगे? फूड इंडस्ट्री। और फूड में एक कम से कम एमएसएमई होनी चाहिए, एक बड़ी लार्ज स्केल होनी चाहिए और एक स्मॉल से आ सकते। तो 2 में से दोनों एमएसएमई से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर दोनों लार्ज इंडस्ट्री से नहीं आ सकते, क्योंकि एक का तो आरक्षण है कि 2 जो फूड इंडस्ट्री से आएंगे उनमें कम से कम एक एमएसएमई से होना चाहिए। तो अगर कल के दिन 2 एमएसएमई से चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होगी? जब फूड इंडस्ट्री के दोनों लार्ज इंडस्ट्री से आ जाएंगे।
तो 7 तो अलग अलग विभागों के हो गए, 2 हो गए फूड इंडस्ट्री के, जिनमें कम से कम एक एमएसएमई से होना जरूरी है। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। क्लियर? चलो, इसके बाद कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे संगठन होंगे जो कंज्यूमर राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, वहां से कितने आएंगे? 2। कितने हो गए? 11। तो 7 आएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट से, 2 आएंगे फूड इंडस्ट्री से जिनमें से एक एमएसएमई से होना चाहिए, 2 आएंगे फूड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 2 व्यक्ति, जो अलग अलग बहुत सारी कंपनियां होंगी, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनसे। कितने हो गए? 11। 3 आएंगे या तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट, तो 3 आएंगे फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। कितने हो गए? 14। तो कुल टोटल 22 करना है ना। 7 कहां से आएंगे? 7 डिपार्टमेंट से। 2 कहां से आएंगे? फूड इंडस्ट्री से। 2 आएंगे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कितने हो गए? 7, 2 9, 2 11। 3 आएंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले से। 14 हो गए। 3 बायोटेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट, इसलिए तो वो मांग रहे हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी चाहिए, कि यही आदमी बाद में एफएसआई में शामिल होगा। कैसे खुश हो रहे कि हम जाएंगे सब। इसके बाद जितने भी फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट और यूटी है, हर 3 साल में एक एक करके कितने मेंबर आएंगे? तो राज्य और यूटी से जितने भी राज्य, उनमें से टोटल 5 आएंगे। टोटल पूरे भारत में जितने राज्य, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बारी बारी से हर 3 साल में बदलेगा, हर 3 साल में रिप्लेस होंगे। और एक राज्य को मौका मिला, दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे, ऐसे। तो राज्यों और यूटी से हर 3 साल में 5-5, तो हो गए 19। 19 तक पहुंच पाए कि नहीं? पहुंच पा रहे हो? तो टोटल एफएसआई में कंपोजिशन में कितने लोग होंगे? 1 होगा अध्यक्ष और 22 होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? 22 में से 7 कितने डिपार्टमेंट से आएंगे? 7 से। 2 किससे आएंगे? फूड से आएंगे, फूड इंडस्ट्री। इनमें से एक कम से कम होना चाहिए। फिर 2 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से, 3 बायो फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक से। कितने हो गए? 7, 2 9, 2 11, 3 14। 5 स्टेट ऑब्लिक यूटी से। कितने साल में बदल जाया करेंगे? 3-3 साल में बदल जाएंगे। 3 साल में फिर दूसरे 5, फिर दूसरे 5, ऐसे करके 10-12 साल में नंबर आ ही जाएगा। हाँ, वो कोई उसमें जो लिखा धारा अपन वही पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया तो अपन को कोई मतलब। 5 अधिकारी जाएंगे। इसके बाद एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो खेती के संगठन होते हैं, वहां से कितने जाएंगे? 2। कितने हो गए? 21। 2 आएंगे। तो 2 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से और 2 एग्रीकल्चर। केवल कंज्यूमर की थोड़ी सुनेंगे, किसानों की भी तो सुनेंगे। किसान बोलेगा यार हमारी कोई गलती नहीं है ना, यही खाता रहता है कुछ ना कुछ। तो 2 एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब बचा 1, और 1 आएगा रिटेलर्स ऑर्गेनाइजेशन से। रिटेलर से आएगा 1। टोटल कितने मेंबर हो गए? 22। तो कॉम्पोजिशन समझ में आ गया कि कहां से अलग अलग। तो है तो अच्छी व्यवस्था। सोचो ना, हर जगह से उन्होंने लोग बुला लिए, 7 भी अलग अलग 7 डिपार्टमेंट्स। तो 2 आएंगे एग्रीकल्चर से और 1 आएगा रिटेलर से, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इनके होंगे। तो 2 कहां से आएंगे? कृषि संगठन है, जो किसान संघ वगैरह है, इनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। तो बहुत सारे अखिल भारतीय किसान संघ, ये संघ वहां से आ सकते हैं। और 1 आ जाएगा रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। टोटल कितने मेंबर हो गए? 22। ये लिस्ट याद हो जाएगी। 7 आएंगे 7 डिपार्टमेंट से, 2 आएंगे फूड इंडस्ट्री जिसमें 1 एमएसएमई से, 2 आएंगे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से, 3 आएंगे फूड टेक्नीशियन से, 5 आएंगे अलग अलग राज्य यूटी से हर 3-3 साल में, 2 आएंगे कृषि संगठनों से और 1 आएगा रिटेल से। याद हो जाएगा। तो ये हो गया 1 + 22। ठीक है, कल अपन इसको और कंटिन्यू करें, आराम आराम से पूरा याद कर लेंगे। इससे 4 क्वेश्चन फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसमें केवल एक्ट नहीं एफएसआई भी शामिल है। तो एक्ट से 1-2 और 1-2 एफएसआई से। तो आराम से 4-5 दिन में ये पढ़ लेंगे। ठीक है, याद हो जाएगा ये। ठीक है, 2-3 दिन अपन आराम से लेंगे, पर याद करते चलेंगे। ये जो सिनॉप्सिस है ना, ये खुद से बनाने की कोशिश करना। हाँ,
अगर पूछेंगे क्वेश्चन अध्यक्ष के अलावा, अपार्ट फ्रॉम चेयरपर्सन, तो 22, टोटल मेंबर कितने हैं? 23। चेयरपर्सन भी मेंबर ही माना जाता है ना, जैसे लोकसभा चेयरपर्सन भी लोकसभा का मेंबर है, ठीक है। क्लियर? तो कल अपन इसको पढ़ेंगे। कल थोड़ा माइंडसेट बना लेना, 10:30 तक अपन कराएंगे, तो कल थोड़ा माइंडसेट बना देना, 10:30 पे क्लासेस होंगी, है ना। लड़कियों को कोई दिक्कत तो है नहीं ना? ठीक है, बहादुर बच्ची में सही है ना। तो कल से अपन 10:30 पे क्लास छोड़ेंगे।